नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। मुंबई में आज प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच होगी प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों नेता ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण को करेंगे संबोधित। दिल्ली वासियों को पानी की समस्या से मिलेगी निजात। अमित शाह आज 1816 करोड़ रुपए की सीवरेज नेटवर्क परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर। कैनबरा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में राजनाथ सिंह ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। चुनाव आयोग ने बिहार को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश। एआई और सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो अपलोड करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत। गाजा में शांति का रास्ता हुआ साफ। इस्राइल हमास के बीच हुआ पहले चरण का शांति समझौता। सभी बंधकों को रिहा करेगा हमास। यूएन प्रमुख ने जताई खुशी। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुंबई में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों नेता उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नव प्रवर्तकों के साथ भी वार्तालाप करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में भी भाग लेंगे और इस अवसर पर मुख्य संबोधन देंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 दुनिया भर के नव प्रवर्तकों, नीति निर्माताओं, केंद्रीय बैंकरों, नियामकों, निवेशकों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत प्रमुखों को एक साथ लाएगा। आयोजन में 75 से अधिक देशों से 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों के भाग लेने की आशा जताई जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मुंबई में आगामी दिवाली के त्यौहार के उपलक्ष्य में दिए जलाए, जो भारत और ब्रिटेन के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूके के उद्योग और व्यापार मंत्री पीटर कायल ने मुंबई में भारत यूके व्यापार बैठक के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया। दोनों पक्षों ने भारत यूके व्यापार समझौते को शीघ्र लागू करने और व्यावसायिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर प्रतिक्रिया साझा की। कायल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की 2 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर आए व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भारत आए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली में 1816 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम आज शाम करीब 4 बजे दिल्ली के विकासपुरी में होगा, जहां आधुनिक सीवरेज नेटवर्क परियोजनाओं का उद्घाटन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्री यमुना की सफाई और पेयजल आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इससे यमुना नदी के प्रदूषण को से मुक्त बनाने की जो अभियान है उसे बल मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियाई संसद में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम एक नए मोमेंटम के साथ मिलजुल कर काम करेंगे और इससे हमारे बायलैटरल डिफेंस रिलेशन और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और पिछले 3 सालों में डिफेंस कोऑपरेशन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रगति की है और ये डिफेंस कोऑपरेशन हम दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए संबंधों के साथ कदम मिलाकर चल रही है। और एक्सेलेंसी हमारे नेवल शिप्स अक्सर ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते हैं। ये दौरे भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के प्रति कमिटमेंट को रेखांकित करते हैं। यह महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन के विजन के अनुरूप है। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस की उपस्थिति में प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
वहीं ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भारत के साथ परिचालन कमांडो के बीच स्टाफ वार्ता को लेकर समझौते पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो गहरा विश्वास और रणनीतिक तालमेल देख रहे हैं वो अब दोनों रक्षा बलों के बीच कहीं अधिक गहन परिचालन स्तर की सहभागिता में व्यक्त हो रहा है। The significance of today is that what we are seeing in terms of a deep trust and a strategic alignment is now being expressed in a much deeper operational level of engagement between our two defence forces. The agreement that we've signed in terms of staff talks between our operational commands is hugely significant. I mean, this will really see a much closer operational engagement between our two defence forces, and we're very excited about that. इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी से भी मुलाकात की है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्वागत और सम्मान में ऑस्ट्रेलिया संसद में वेलकम टू कंट्री स्मोक समारोह का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ हुई बैठक को सार्थक बताया। एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा कि इस बैठक में रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय चुनौतियों के साथ साथ भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की गई। रक्षा उद्योग के तीव्र विकास और वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली रक्षा तकनीक के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा पर प्रकाश डाला। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा उद्योग में गहरी साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद और साझा क्षेत्रीय स्थिरता पर ऑस्ट्रेलिया के दृढ़ समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही एक स्वतंत्र, खुले और लचीले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग को और गहरा करने पर भी जोर दिया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा और 8 राज्यों के उपचुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के साथ साथ एआई और सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो के इस्तेमाल पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को और तो राजभवन मुंबई से आप तस्वीर देख रहे हैं जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और भारत के दौरे पर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। दोनों देशों के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्र जिसमें प्रगति के साथ साथ हम जब फिनटेक सॉल्यूशंस को आगे ले जाने की बात करते हैं, फिनटेक सॉल्यूशंस जब हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के उस युगांतकारी पैराडाइम शिफ्ट और बदलाव का जिक्र कर रहे हैं जिसमें यूपीआई पेमेंट गेटवे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और इस लिहाज से हमने देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिवाली के त्यौहार के उपलक्ष्य में भारत में दिए जलाए और दिए जलाने का प्रतीक दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को एक नई स्तर पर ले जाने का आगाज है। भारत यूके द्विपक्षीय वार्ता आज होनी है और जो छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है उसमें संबोधन होना है और इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट से दोनों देशों के जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसमें किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ये हम देखेंगे। फिनटेक सॉल्यूशंस खास तौर पर जब हम पेमेंट गेटवेज की बात करते हैं, हम बात करते हैं फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को आगे ले जाने के लिए। तो आज का ये जो दौरा है ये बेहद अहम माना जा रहा है और ये द्विपक्षीय वार्ता भी बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि फिनटेक सॉल्यूशंस के लिहाज से एफटीए के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश एक विन विन सिचुएशन और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साझेदारी करते हुए नजर आएंगे। इससे जुड़ी तमाम लगातार जो अपडेट्स हम तक आती जाएंगी वो हम साझा करेंगे आपसे। बढ़ते आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां किश्तवाड़ रेंज में आए बर्फीले तूफान में 2 जवान लापता हुए। चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि 6 से 7 अक्टूबर की दरमियानी रात में किश्तवाड़ रेंज में तैनात एक ऑपरेशनल टीम को दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों में भयंकर बर्फीले तूफान और बर्फबारी का सामना करना पड़ा। तब से 2 सैनिकों से संपर्क टूटा। खोज और बचाव अभियान शुरू है लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण इसमें बाधा आ रही है। केंद्र सरकार ने श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा जारी किया है। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए इस मसौदे में कई अहम बातों का इसमें जिक्र है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का ये जो मसौदा नीति है 2047 तक विकसित भारत की राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप एक निष्पक्ष, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार
कार्य जगत के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश करती है। ये नीति कैसे लेबर इकोसिस्टम की परिकल्पना करती है जो हर श्रमिक के लिए सुरक्षा, उत्पादकता और भागीदारी सुनिश्चित करे। ये एक संतुलित ढांचा बनाने का प्रयास करती है जो श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देते हुए उद्यमों को विकसित होने और स्थायी आजीविका उत्पन्न करने में सक्षम बनाए। श्रम शक्ति नीति 2025 श्रम और रोजगार मंत्रालय को एक सक्रिय रोजगार सुविधा प्रदाता के रूप में स्थापित करेगी, जिसमें श्रमिकों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय होगा। मसौदे के तहत रोजगार के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म काम करेगा। इसके जरिए क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन और स्किल अलाइनमेंट होगा और टियर 2 और टियर 3 शहरों, ग्रामीण जिलों में MSME समूह में प्रतिभाओं को अवसर दिया जाएगा। श्रम शक्ति नीति 2025 के जरिए EPFO, ESIC और ई-श्रम और NCS को एकीकृत श्रम स्टैक में एकीकृत करने का प्रस्ताव है। हितधारकों, संस्थानों और आम जनता से 27 अक्टूबर 2025 तक मसौदे पर प्रतिक्रिया, टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पुलिस ने कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने रंगनाथन पर 20,000 का इनाम रखा हुआ था। दरअसल कफ सिरप में 40% से अधिक डायलथीन ग्लाइकॉल पाया गया, जो जहरीला रसायन है और किडनी फेल होने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। वहीं बिहार में सिवान पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में रईस आयुब खान गिरोह के 3 सदस्य धर दबोचे गए। इस कब्जे से AK-47 असॉल्ट राइफल, लोडेड मैगजीन, 143 जिंदा कारतूस समेत कई अन्य हथियार बरामद किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार रात 3 अलग अलग ठिकानों पर घेराबंदी कर छापेमारी की गई। SP मनोज कुमार तिवारी के मुताबिक आयुब और रईस खान एक संगठित आपराधिक गिरोह चलाते हैं जो बड़े अपराधों को अंजाम देने के लिए हथियारों के साथ जुड़ते हैं और वारदात के बाद गिरोह के सदस्य हथियारों को अलग अलग जगहों पर छुपा देते हैं। खबर गुजरात से, जहाँ की राजधानी गांधीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 186 अवैध निर्माणों की पहचान कर उनके खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इन अवैध निर्माणों की पहचान कर नोटिस जारी किए गए। शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए अलग अलग विभागों के लगभग 1000 अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए। 186 इलीगल स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई जो किया गया था, उसका डेमोलिशन की कार्यवाही चल रहा है। ये 186 स्ट्रक्चर जो है लगभग पिछले 10 दिन में आइडेंटिफाई करके फिर इसको नोटिसेस दिया गया। उसके बाद आज सुबह डेमोलिशन की कार्यवाही पुलिस एंड पूरा सरकारी तंत्र मिलकर कर रहे हैं। इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो 50 लोग के आसपास अपने जो गुनाह दाखिल हुआ था 10 दिन पहले, उसमें आरोपी है। 31 लोग ऐसा है जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई बेटा इसमें गुनाह में शामिल है। ऐसा स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करके इसके खिलाफ कार्यवाही किया जा रहा है। वक्त ब्रेक का है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। 1949 में आज ही के दिन देश के प्रथम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने प्रादेशिक सेना की स्थापना की। इसकी स्थापना की स्मृति में प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारत की प्रादेशिक सेना का 76वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। 9 अक्टूबर 1949 को भारत के पहले गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन का महत्व, स्थानीय सेना क्या है और इसका क्या योगदान है? आइए जानते हैं। भारतीय प्रादेशिक सेना को टेरियर्स भी कहा जाता है। इसे नियमित सेना के बाद राष्ट्र की दूसरी पंक्ति की रक्षा माना जाता है। इसमें ऐसे नागरिक शामिल होते हैं जो सामान्य दिनों में अपने नागरिक जीवन के पेशे से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब देश को उनकी आवश्यकता होती है तो वे
वर्दी पहनकर मोर्चा संभालते हैं। वर्तमान में भारतीय प्रादेशिक सेना में लगभग 50,000 जवान हैं, जो 65 विभागीय और गैर विभागीय इकाइयों में देश भर में सेवा दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रादेशिक सेना का वर्तमान स्वरूप 18 अगस्त 1948 को आया। टेरिटोरियल आर्मी एक्ट पारित हुआ। इसके बाद 9 अक्टूबर 1949 को सी राजगोपालाचारी ने इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया और तभी से यह दिन प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इसकी परिकल्पना आजादी से पहले ही हो चुकी थी। 27 अगस्त 1920 को भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारत में सेना के कमांडर इन चीफ के पद पर रहने वाले सर चार्ल्स मोनरो ने एक विधेयक पेश किया था। उनका कहना था कि 1917 का भारतीय रक्षा बल केवल अस्थायी व्यवस्था थी, क्योंकि नियमित सेना पर भारी दबाव था। इसी वजह से भारतीय प्रादेशिक सेना को नियमित सेना की दूसरी पंक्ति के रूप में गठित करने का विचार रखा गया। प्रादेशिक सेना की भूमिका बहुमुखी है। यह नियमित सेना को स्थिर और प्रशासनिक कर्तव्यों से राहत देती है, प्राकृतिक आपदाओं में नागरिक प्रशासन की मदद करती है और जरूरत पड़ने पर नियमित सेना को अपनी इकाइयां उपलब्ध कराती है। भारतीय प्रादेशिक सेना ने उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर और भारत की पश्चिमी व उत्तरी सीमाओं पर सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अलावा 1987 से 1990 तक यह श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का हिस्सा भी रही। वीरता, त्याग और समर्पण से भरी यह सेना सच में गौरव और गर्व की प्रतीक है। यही है भारत की प्रादेशिक सेना। और अब बात प्रभु राम की नगरी अयोध्या की, जहां दीपोत्सव की तैयारियां तेजी से जारी हैं। दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी की सफाई की जा रही है। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद खास और ऐतिहासिक होने वाला है, जहां लाखों की संख्या में दिए जलाए जाएंगे, जो आने वाले राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजरायल और हमास दोनों ने उनकी गाजा शांति योजना पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजरायल एक मजबूत और शांति की दिशा में पहल कदम उठाते हुए अपनी सेना को सहमत रेखा पर वापस बुलाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा करते हुए इसे शांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने उनके शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए। इस चरण के तहत सभी बंधकों की रिहाई और गाजा से इजरायली सेनाओं की एक तय सीमा, एक चरणबद्ध तरीके से वापसी का प्रावधान इसमें शामिल है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल के लिए एक महान दिन है और हम अपने सभी बंधकों को घर लाएंगे। उन्होंने ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी टीम का आभार जताते हुए कहा कि ये कदम क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की कि पहले चरण में युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता पर सहमति बनी है। दूसरी ओर हमास ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षों से ये सुनिश्चित करने की मांग की कि इजरायल समझौते का पूर्ण पालन हो। इस युद्ध में अब तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और 400 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। संघर्ष के 2 वर्ष पूरा होने के बाद ये पहली बार है जब दोनों पक्षों ने औपचारिक रूप से शांति की दिशा में सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति योजना के तहत हुए समझौते की सराहना की। समझौते पर खुशी जताते हुए उन्होंने एक संदेश में कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता में वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। शांति समझौते से पहले संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में इजरायल के हमलों के कारण हुई मानवीय क्षति पर चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने कहा कि गाजा के रिमिल और जितून इलाकों में इजरायली सेना अभियान के कारण स्थिति बदतर हो गई है। WHO के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में लगभग 42,000 फिलिस्तीनियों को गंभीर और जीवन बदल देने वाली चोटें आईं, जिनमें 10,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। एम्पुटेशन के 5,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता दुजारिक ने कहा कि UN सैटेलाइट सेंटर के ताज़ा विश्लेषण के मुताबिक 83% इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 81,000 आवासीय इकाइयां शामिल हैं। गाजा में मानवीय हालातों को खतरनाक बताते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उत्तरी इलाकों से कई लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, वो वहाँ भोजन और आश्रय की कमी से जूझ रहे हैं और खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को उनके अभूतपूर्व शोध के लिए दिया जाएगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों सुसुमे कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी ने धातु कार्बनिक ढांचे यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास में नई दिशा
दी है। इनकी खोजें जलवायु परिवर्तन और जल संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की उम्मीद जगाती हैं। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस बार ये सम्मान 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, जापान के सुसुमो कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर एम यागी को प्रदान किया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी कि धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये खोज न केवल प्रयोगशाला तक सीमित है, बल्कि आम जिंदगियों से गहराई से जुड़ी है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स नामक ये संरचनाएं हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकती हैं, जहरीली गैसों को संग्रहित कर सकती हैं और यहाँ तक कि रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करने में भी मदद कर सकती हैं। 74 वर्षीय प्रोफेसर कितागावा जापान के क्योटो विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। वहीं ब्रिटेन में जन्मे 88 वर्षीय रिचर्ड रॉबसन ने 1989 में ये शोध शुरू किया था। वहीं फिलिस्तीनी मूल के उमर एम यागी की कहानी दुनिया को प्रेरित करती है। बचपन जॉर्डन के एक शरणार्थी शिविर में बीता और आज वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में प्रोफेसर हैं। रसायन विज्ञान की नोबेल समिति के अध्यक्ष हेनर लिंके ने कहा कि इन ढांचों में अपार संभावनाएं हैं जो भविष्य के लिए नए पदार्थों और नई ऊर्जा संभावनाओं के द्वार खोल सकती हैं। अब तक वैज्ञानिक इन ढांचों के हजारों रूप विकसित कर चुके हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने, दूषित जल को शुद्ध करने और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नए रास्ते तलाशने में मदद मिल रही है। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी लगभग 10.3 करोड़ रुपए की राशि, स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार वितरण 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में होगा। इन 3 वैज्ञानिकों की खोज ने यह साबित किया है कि विज्ञान की प्रयोगशाला से निकली कोई भी अवधारणा जब मानव जीवन से जुड़ती है तो वह सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय परिवर्तन की कहानी बन जाती है। इनकी खोजें भविष्य के लिए आशा की वैज्ञानिक नींव रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात महिला क्रिकेट विश्व कप की, जहां आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होना है। ये मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने पहले 2 मैच जीत चुकी है और वहीं दक्षिण अफ्रीका को 1 मैच में जीत और 1 में हार मिली है। देखिए रिपोर्ट। महिला क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को विशाखापट्टनम में होने वाले मैच में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय टीम की बात करें तो भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को मात देकर विजयी शुरुआत की थी। वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को अपने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जो अब तक कुछ खास नहीं कर सके हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने प्रतियोगिता में अपना अभियान हार के साथ शुरू किया था। गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में अफ्रीकी टीम सिर्फ 69 रन पर ढेर हो गई थी और टीम को 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी। हालांकि इंदौर में खेले गए अपने दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराने में कामयाबी पाई। दोनों टीमों के बीच रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एक तरफा दबदबा रहा है। वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 33 मैचों में आमने सामने हुई हैं। इनमें से 20 में भारत और 12 में दक्षिण अफ्रीका टीम ने बाजी मारी है। इसी तरह से एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। ऐसे में इस मुकाबले में भी भारत का पलड़ा भारी है। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 61.03 की औसत से 613 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 83.00 की औसत से 415 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह से क्रांति ने 9 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं। अब विशाखापट्टनम में होने वाले मुकाबले में जहां भारतीय टीम जीत की हैट्रिक के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत की तलाश में होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। आईसीसी ने पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग जारी की। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। जडेजा ने आईसीसी पुरुष टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 25वीं रैंक को हासिल किया। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 12वीं रैंक पर पहुंचे। साथ ही अपने करियर में पहली बार उन्होंने 700 रेटिंग अंकों का आंकड़ा पार किया। भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों में भी सुधार देखा गया। केएल राहुल 4 स्थान पर चढ़कर 35वें स्थान पर,
ध्रुव जुरैल 20 स्थान की छलांग लगाकर 65वें पर, बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव को भी फायदा हुआ। कुलदीप 7 स्थान की छलांग लगाकर अब 21वें स्थान पर पहुंचे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम आज AFC एशिया कप क्वालिफाइंग के तीसरे दौर के महत्वपूर्ण मैच में सिंगापुर से भिड़ेगी। साथ ही CFA नेशंस कप के लिए आराम दिए जाने के बाद करिश्माई खिलाड़ी सुनील छेत्री को टीम में उनकी वापसी हुई। सिंगापुर के साथ दूसरे चरण का मुकाबला 14 अक्टूबर को गोवा में खेला जाएगा। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन आज वेल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में नहीं उतरेंगे मैदान पर। एडी में लगी चोट के चलते मैदान से और मैच रहेंगे दूर। हैरी केन ने इंग्लैंड के लिए अब तक 109 मैच खेले। इस खिलाड़ी ने 74 गोल किए। केन को बायर्न म्यूनिख के खिलाफ मुकाबले के दौरान चोट लगी थी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।